नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। नया नवंबर सीरीज शुरू हो चुका है और इस हफ्ते का फोकस रहेगा आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग पर। यूएस फेड ने हाल ही में रेट कट किया है, तो अब सबकी नजर इस पर है कि क्या आरबीआई भी वैसा कदम उठाएगा। यूरोपियन यूनियन पहले ही बहुत नीचे है, तो वहां से रेट कट की गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए भारतीय बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। अमेरिका में जो गवर्नमेंट शटडाउन जैसी स्थिति चल रही थी वो करीब 1.5 महीने बाद खत्म होती दिख रही है। अगर रीओपनिंग होती है तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। हालांकि जब यूएस और चीन के बीच ट्रेड रिलेशन सुधरते हैं तो भारत पर थोड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि फिर हमारे लिए ट्रेड का मौका कम होता है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि इंडिया के साथ जल्द ही अच्छा ट्रेड डील होगा, लेकिन ये न्यूज़ इतनी बार आ चुकी है कि अब इसका असर मार्केट पर कम होता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में गिरावट भी इसी वजह से देखी जा रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% ऊपर चढ़े, यानी बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटे शेयरों में रिटर्न बेहतर रहा। सेक्टर की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे आगे रहा, जिसमें 4.7% की जोरदार बढ़त देखी गई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस में 3%, मेटल में 2.5% और एनर्जी इंडेक्स में 1.8% की तेजी रही। वहीं निफ्टी हेल्थ केयर, ऑटो और प्राइवेट बैंक इंडेक्स करीब 1% टूटे, यानी डिफेंसिव और ऑटो सेक्टर पर दबाव दिखा। टॉप गेनर्स में एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स शामिल रहे, जिन्होंने बाजार में मजबूती दिखाई। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लैब, सिप्ला, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा इस हफ्ते के प्रमुख लूजर्स रहे। मिड कैप शेयरों में बीएचईएल, इंडियन ऑयल, अडानी ग्रीन, सुजलॉन, आईआईएफएल फाइनेंस और कैनरा बैंक ने बेहतरीन रिटर्न दिए। वीआई, बंधन बैंक, जीएसएल, आईईएक्स और एसबीआई कार्ड इस हफ्ते के बड़े मिड कैप लूजर्स रहे। विदेशी निवेशकों ने इस हफ्ते 2102 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, लेकिन बिकवाली की रफ्तार घट गई है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 18,804 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और लगातार 28वें हफ्ते खरीदार बने रहे। अक्टूबर महीने में भी एफआईआईज ने 2,347 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की, जबकि डीआईआईज ने 52,794 करोड़ रुपए की खरीदारी की, यानी घरेलू निवेशक अभी भी भरोसेमंद सपोर्ट दे रहे हैं। सितंबर 2025 तक एफआईआईज ने करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए हैं। आने वाले महीनों में यानी नवंबर या दिसंबर 2025 में एफआईआईज दोबारा भारतीय बाजार में खरीदार बन सकते हैं। जब भी एफआईआईज ने ज्यादा बिकवाली की है, कुछ ही महीनों में वे दोबारा भारी मात्रा में खरीदारी करते हुए लौटे हैं। जैसे 2018 में उन्होंने 34,000 करोड़ बेचे थे और अगले ही साल 2019 में 1.01 लाख करोड़ की खरीदारी की। 2022 में फिर से बड़ी बिकवाली हुई और 2023 में उन्होंने 1.71 लाख करोड़ की खरीदारी की। इस बार भी वैसा ही ट्रेंड दिख रहा है। अब तक 1.3 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है और हाल के महीनों में सेलिंग वॉल्यूम घटा है, यानी संकेत यही है कि नवंबर या दिसंबर में वे दोबारा खरीदारी शुरू कर सकते हैं। स्मॉल कैप शेयरों ने इस हफ्ते सबसे ज्यादा कमाई कराई। 50 से ज्यादा स्टॉक्स 10% से ऊपर बढ़े, जबकि 20 के करीब स्टॉक 15% से ज्यादा उछले। सबसे बड़ा गेनर रहा लैंसर कंटेनर लाइंस, जो एक हफ्ते में 55% चढ़ गया। चेन्नई पेट्रोलियम में 27%, हैट्सन एग्रो और स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिकल में 22% और मफिन ग्रीन फाइनेंस में भी 22% की मजबूत तेजी देखने को मिली। वहीं 15% से ज्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स में टीडी पावर सिस्टम्स, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, ब्लू डार्ट, भारत वायर और वेल्सपन कॉर्प भी शामिल रहे। निफ्टी 25,722 के आसपास बंद हुआ। 25,700 के नीचे मार्केट टूटता है तो अगला सपोर्ट 25,620 और उसके बाद 25,550 पर है। ऊपर की तरफ 25,780 के ऊपर निकलने पर 25,850 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में 58,000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट 58,000 के ऊपर नहीं निकलता, बुलिश व्यू नहीं बनाना चाहिए। 57,750 के नीचे टूटे तो 57,500 तक का मूव संभव है। वहीं 58,000 के ऊपर निकल गया तो 58,300 से 58,600 तक की तेजी मिल सकती है। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद कुल 5 कंपनियों ने डिविडेंड को लेकर अपडेट दी है, जिनमें से 2 कंपनियों ने डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, जबकि बाकी 3 आने वाली बोर्ड बैठकों में इस पर फैसला करेंगी।
आरआर केबल ने अपने तिमाही नतीजों के साथ 4 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी ने इसके लिए 7 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की है। शुक्रवार को स्टॉक 1410 रुपये के आसपास बंद हुआ। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने भी अपने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश करते हुए 4 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड मंजूर किया है। इस कंपनी ने भी 7 नवंबर को रिकॉर्ड डेट रखा है। सैस्किन टेक्नोलॉजीज ने बताया कि उनकी बोर्ड मीटिंग 7 नवंबर को होगी, जिसमें तिमाही नतीजे पेश किए जाएंगे और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर भी चर्चा की जाएगी। अगर डिविडेंड की घोषणा होती है तो 13 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। जेएम फाइनेंस ने अपनी बोर्ड मीटिंग की तारीख 6 नवंबर तय की है। इस बैठक में कंपनी दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर विचार करेगी और अपने सितंबर तिमाही के नतीजे भी पेश करेगी। गैब्रियल इंडिया ने बताया कि उसकी बोर्ड मीटिंग 12 नवंबर को होगी। इस मीटिंग में कंपनी अपने नतीजों के साथ डिविडेंड के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। अगर मंजूरी मिलती है तो इसके लिए 21 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज ने सेबी के पास अपने आईपीओ के लिए अपडेटेड ड्राफ्ट दाखिल किया है। कंपनी करीब 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है, जिसमें आधा हिस्सा नया शेयर इशू होगा और आधा ऑफर फॉर सेल के रूप में। शैडोफैक्स फिलहाल भारत की सबसे तेजी से बढ़ती लॉजिस्टिक कंपनी मानी जाती है, जो 14,700 से ज्यादा पिन कोड कवर करती है और ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी और मोबिलिटी सेक्टर के बड़े क्लाइंट्स को सर्विस देती है। दूसरी तरफ ऑटो सेक्टर में अक्टूबर 2025 शानदार रहा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी सेगमेंट में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की। कंपनी ने 71,624 एसयूवी बेची, जो पिछले साल से 31% ज्यादा है। कुल वाहन बिक्री 1.20 लाख यूनिट रही, यानी 26% की बढ़त। कंपनी के निर्यात में भी 15% की वृद्धि हुई और 3 पहिया वाहन की बिक्री 30% बढ़कर 12,700 यूनिट पहुंच गई। ट्रैक्टर सेगमेंट में भी 13% की ग्रोथ देखने को मिली, जिससे कंपनी का कुल प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा। टाटा मोटर्स ने अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की है। त्योहारों के मौसम में कंपनी को जबरदस्त फायदा मिला और कुल 61,295 गाड़ियां बिकी, जो पिछले साल की तुलना में 26% ज्यादा है। लगातार दूसरे महीने टाटा मोटर्स देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बनी रही। कंपनी की एसयूवी रेंज ने इस बार सबसे बड़ा रोल निभाया। अकेले एसयूवी की हिस्सेदारी 77% रही और 47,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी। नेक्सॉन की डिमांड में 50% उछाल आया, जबकि हारियर और सफारी की संयुक्त बिक्री 7,000 यूनिट तक पहुंचे। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर रही। कंपनी ने 9,286 ईवी यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल से 73% ज्यादा है। दिवाली सीजन के दौरान कंपनी ने 1 लाख से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी की, जो 33% की सालाना बढ़ोतरी दिखाता है। इस बीच GTRI यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 3 स्टेप प्लान सुझाया है। पहला कदम है रूस की उन कंपनियों से तेल आयात रोकना जो अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है। दूसरा, अमेरिका से रशियन ऑयल टैरिफ हटाने की मांग करना, जिससे भारत के निर्यात पर लगने वाला अतिरिक्त शुल्क आधा हो जाएगा। और तीसरा, केवल निष्पक्ष शर्तों पर नए व्यापार समझौते शुरू करना, ताकि भारत को टेक्सटाइल, ज्वेलरी और फार्मा जैसे सेक्टर में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ी राहत दी है। ईरान के चाबहार पोर्ट पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट को 2026 की शुरुआत तक बढ़ा दिया गया है। इससे भारत को इस पोर्ट पर अपना ऑपरेशन जारी रखने की अनुमति मिल गई है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि ये पाकिस्तान को बाईपास करके भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। इससे भारत का व्यापार तेज और सस्ता होता है। अमेरिका की ये छूट भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि चीन के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत अपनी मौजूदगी और भी मजबूत कर सकेगा। ऊर्जा सेक्टर में ICICI सिक्योरिटीज ने NTPC पर बाय और NTPC ग्रीन एनर्जी पर ऐड रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में बिजली की मांग हर साल 5 से 6% की दर से बढ़ रही है, इसलिए NTPC को नई थर्मल और रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़नी होगी। कंपनी वित्त वर्ष 2032 तक अपनी कुल क्षमता 149 गीगावाट और 2037 तक 244 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें आधी क्षमता ग्रीन एनर्जी की होगी। NTPC ने हाल ही में 4.4 गीगावाट नई क्षमता जोड़ी है और उसका FY26 के लिए लक्ष्य अब 9.1 गीगावाट है। वहीं NTPC ग्रीन एनर्जी का टारगेट प्राइस 120 रुपए रखा गया है। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रैक रिकॉर्ड अभी छोटा है, लेकिन इसकी लो कॉस्ट स्ट्रक्चर और मजबूत बैकिंग इसे लंबे समय में फायदा दिला सकती है।
पशुपति एक्रिलॉन के शेयरों में पिछले हफ्ते जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी को तेल कंपनियों से 215 करोड़ रुपए के एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर मिला है, जिसके बाद शेयर 13% से ज्यादा उछल गए। ये ऑर्डर बीपीसीएल, आईओसीएल और एचपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियों से मिला है। कंपनी को 2025-26 के लिए 32,320 किलोलीटर एथेनॉल सप्लाई करनी है। इसी वजह से निवेशकों में नया भरोसा लौटा है और एक हफ्ते में स्टॉक 24% से ज्यादा चढ़ गया है। नारायणा हेल्थ ने बड़ा कदम उठाते हुए ब्रिटेन की प्रैक्टिस प्लस ग्रुप हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण किया है। इसके साथ ही कंपनी यूके हेल्थ केयर मार्केट में एंट्री कर चुकी है। प्रैक्टिस प्लस ग्रुप ब्रिटेन की 5वीं सबसे बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चेन है, जिसके पास 12 हॉस्पिटल और सर्जिकल सेंटर हैं। ये ग्रुप हर साल करीब 80,000 सर्जरी करता है और ऑर्थोपेडिक्स, नेत्र रोग और जनरल सर्जरी में स्पेशलाइज्ड है। इस डील के बाद नारायणा हेल्थ भारत की टॉप 3 हेल्थ केयर कंपनियों में शामिल हो गई है। फोर्ड मोटर कंपनी ने भारत में फिर से वापसी का ऐलान किया है। कंपनी करीब 32.5 बिलियन रुपए यानी करीब $370 मिलियन का निवेश करने जा रही है। तमिलनाडु के पुराने मराई मलाई नगर प्लांट में इंजन प्रोडक्शन दोबारा शुरू किया जाएगा। यहां हर साल 2 लाख से ज्यादा इंजनों का निर्माण होगा, जिन्हें विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये इंजन अमेरिका को नहीं भेजे जाएंगे। फोर्ड ने 2020 में भारतीय बाजार से बाहर निकलने का फैसला लिया था, लेकिन अब फिर से यहां प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी में है। सितंबर क्वार्टर में कई कंपनियों ने ऐसा प्रदर्शन किया कि बाजार भी हैरान रह गया। कुछ कंपनियां जो पहले घाटे में थीं, उन्होंने अब जबरदस्त कमाई की है। इसका मतलब है कि इनका बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट दोनों पहले से काफी बेहतर हो चुके हैं। क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने इस तिमाही में शानदार वापसी की है। साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने वाली इस कंपनी ने घाटे से निकलकर मजबूत मुनाफा कमाया है। इसका क्रेडिट जाता है कंपनी की नई स्ट्रैटेजी और बेहतर खर्च नियंत्रण को। इसके शेयर भी पिछले 3 महीनों में धीरे धीरे चढ़े हैं और फिलहाल करीब 317 रुपए पर ट्रेड कर रहे हैं। पीवीआर इनॉक्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले क्वार्टर में कम फिल्मों की रिलीज की वजह से नुकसान हुआ था, लेकिन इस बार बड़े रिलीज, फूड सेल्स और एड रेवेन्यू ने कंपनी की कमाई को मजबूती दी है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 54% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और शेयर ने 3 महीनों में 20% से अधिक MRPL यानी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स ने भी दमदार कमाई दिखाई है। डीजल और पेट्रोल जैसी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की बढ़ती बिक्री से कंपनी की रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर हुए हैं, जिससे प्रॉफिट में जोरदार उछाल आया। कंपनी का शेयर इस तिमाही में करीब 32% चढ़कर 166 रुपए पर पहुंच गया है। HFCL लिमिटेड ने टेलीकॉम और नेटवर्किंग सेक्टर में मजबूत प्रदर्शन किया। सरकार और प्राइवेट कंपनियों से मिले 5G और फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में लगभग 579% की जबरदस्त ग्रोथ हुई। हालांकि महीने के आखिर में शेयर थोड़ा फिसलकर 73 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन कुल मिलाकर कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन मजबूत बनी हुई है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तो बाजार को पूरी तरह चौंका दिया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1000% से ज्यादा उछला है। ये दिखाता है कि कंपनी ने कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव के बावजूद अपने खर्च को बेहतरीन तरीके से संभाला है। 3 महीनों में इसके शेयर करीब 44% चढ़कर 979 रुपए तक पहुंच गए हैं। भारत के जीएसटी कलेक्शन ने अक्टूबर 2025 में मजबूती दिखाई है। अक्टूबर 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 4.6% ज़्यादा है। ये लगातार तीसरा महीना है जब कलेक्शन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना हुआ है। नेट जीएसटी रेवेन्यू यानी रिफंड के बाद की वसूली मामूली रूप से बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपए रही। हालांकि रिफंड में 55% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो मुख्य रूप से निर्यातक प्रोत्साहन और टैक्स क्रेडिट सेटलमेंट के कारण हुई है। इसका मतलब है कि निर्यातक कंपनियों को समय पर रिफंड मिल रहे हैं, जिससे उनके पास कैश फ्लो बेहतर बना रहेगा। जीएसटी कलेक्शन में इस बार इंपोर्ट्स का योगदान सबसे ज्यादा रहा। आयात से टैक्स वसूली में 12.8% की बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, हाई वैल्यू उपभोक्ता वस्तुओं और मशीनरी के बढ़ते आयात की वजह से। वहीं घरेलू मांग थोड़ी कमजोर दिखी है, क्योंकि घरेलू लेन देन से जीएसटी कलेक्शन केवल 2% बढ़ा है। राज्यों की बात करें तो नागालैंड में सबसे ज्यादा 46% की वृद्धि देखी गई, जहां कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़े हैं। गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में 10% की ग्रोथ दर्ज की गई है, जबकि पंजाब में 8% की बढ़त रही है। वहीं दिल्ली, राजस्थान और केरल जैसे उपभोक्ता राज्यों में कलेक्शन घटा है, जो दर्शाता है कि पर्यटन और घरेलू खर्च में कमी आई है। राज्यों को आईजीएसटी के जरिए 5.91 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा मिला है, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है।
अब बात करते हैं रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। कंपनी को राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन से 32.43 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। ये प्रोजेक्ट आधार एनरोलमेंट और अपडेशन सर्विस से जुड़ा है और इसे 2030 तक पूरा किया जाएगा। इससे पहले रेलटेल को रक्षा मंत्रालय से भी 136 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला था। हालांकि शेयर में शुक्रवार को 1% की गिरावट रही और पिछले एक साल में लगभग 10% की कमजोरी आई है। अगले हफ्ते कई कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स होंगी, जहां तिमाही नतीजों के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड पर भी फैसला हो सकता है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का बोर्ड 4 नवंबर को बैठक करेगा, जिसमें नतीजों के अलावा 10 रुपए के फेस वैल्यू वाले शेयर को स्प्लिट करने पर विचार होगा। अजमेरा रियल्टी का बोर्ड मीटिंग 6 नवंबर को होगी, जिसमें कंपनी अपने स्टॉक स्प्लिट प्रस्ताव पर फैसला लेगी। वहीं BEML का स्टॉक स्प्लिट पहले से तय है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर रखी गई है। अब आते हैं जेके सीमेंट पर। कंपनी का सितंबर तिमाही में नेट प्रॉफिट 27.6% बढ़कर 160 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की कुल आय 18% बढ़कर 3019 करोड़ रुपए पर पहुंची, जबकि ईबिटडा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 57% की जबरदस्त बढ़त हुई। जेके सीमेंट ने अपनी प्रयागराज यूनिट में 1 मीट्रिक टन की नई क्षमता जोड़ी है, जिससे उसकी कुल ग्राइंडिंग क्षमता 3 मीट्रिक टन हो गई है। ये ग्रे और व्हाइट सीमेंट दोनों कैटेगरी में बेहतर डिमांड को दर्शाता है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल 22% बढ़कर 3,357 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि शुद्ध मुनाफा 20% बढ़कर 31.4 करोड़ रुपए रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी ने पिछले साल की तुलना में हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 25% बढ़कर 454.6 करोड़ रुपए रहा है। वहीं ईबिटडा मार्जिन 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है, जो दिखाता है कि कंपनी ने न सिर्फ बिक्री बढ़ाई है, बल्कि खर्चों को भी अच्छी तरह कंट्रोल किया है। भारत में अक्टूबर महीने में बिजली की खपत 6% घटकर 132 बिलियन यूनिट रह गई है, जबकि पिछले साल इसी महीने में 140.47 बिलियन यूनिट थी। इसकी बड़ी वजह रही अनसीजनल बारिश और सर्दी की जल्दी शुरुआत, जिसकी वजह से एसी और कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल काफ़ी कम हो गया। मौसम ठंडा रहने से बिजली की डिमांड पर सीधा असर पड़ा है। अक्टूबर में देश की पीक पावर डिमांड 210.71 गीगावाट रही, जो पिछले साल के 219.22 गीगावाट से कम है। तुलना के लिए देखें तो इस साल मई में देश की अब तक की सबसे ज़्यादा डिमांड करीब 250 गीगावाट तक पहुंची थी। एनर्जी एक्सपर्ट्स का कहना है कि नवंबर में भी यही ट्रेंड जारी रह सकता है, क्योंकि तापमान और नीचे जाने की संभावना है। यानी आने वाले दिनों में बिजली की कुल खपत और डिमांड दोनों में गिरावट बनी रह सकती है। अब बात करते हैं रेखा झुनझुनवाला की, जिन्होंने कैनरा बैंक में 1 करोड़ नए शेयर खरीदे हैं। इस नई खरीद के बाद उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 1.57% हो गई है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब सरकार सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की लिमिट को 20% से बढ़ाकर 49% करने पर विचार कर रही है। अगर ये बदलाव लागू होता है तो बैंकों में करीब $4 बिलियन का विदेशी निवेश आ सकता है। नोवामा इक्विटीज का मानना है कि सिर्फ कैनरा बैंक को ही करीब 2500 करोड़ रुपए का फायदा मिल सकता है।